आज के इस वीडियो में हम लोग 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक में संकलित विद्यापति के पद को समझेंगे। 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1 में विद्यापति के दोनों प्रसंगाधीन पद संकलित हैं। महाकवि विद्यापति की जीवनी के संबंध में बहुत प्रामाणिकता के साथ सब कुछ नहीं कहा जा सकता है, कारण इनके जन्म के समय और जन्म स्थान आदि को लेकर विद्वानों के मत में भिन्नता है। बावजूद इसके कतिपय विद्वानों के अनुमान के अनुसार या अधिकांश विद्वानों के अनुमान के अनुसार इनका जन्म 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध अर्थात 1360 ईस्वी में बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत बेसफी नामक गांव में हुआ था, जबकि इनका निधन 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सन 1448 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर और माता का नाम हंसिनी देवी था। मिथिला नरेश राजा कीर्ति सिंह, राजा शिव सिंह तथा रानी लक्ष्मा देवी के आश्रय में रहने वाले विद्यापति को लोग अभिनव जयदेव, कविशेखर, मैथिल कोकिल आदि उपनामों से भी जानते हैं। पंडित हरि मिश्र इनके गुरु थे। इनकी कृतियों में कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, पुरुष परीक्षा और भूप परिक्रमा प्रमुख हैं। विद्यापति की साहित्यिक विशेषता की बड़े बात करें तो देखते हैं कि विद्यापति एक रस सिद्ध गायक और भक्त कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। साहित्यिक क्षेत्र में कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली के जैसी 3 कृतियाँ इन्हें साहित्यिक क्षेत्र में एक यशस्वी कवि के तौर पर प्रतिष्ठित किया है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका अपभ्रंश भाषा के परवर्ती रूप अवहट में रचित इनके प्रशस्ति काव्य हैं। विद्यापति की रचनाएं साहित्य के प्राचीन रूप के विकास और इतिहास के प्रामाणिक अध्ययन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। विद्यापति मूलतः सौंदर्य, प्रेम और भक्ति के कवि हैं। बावजूद इसके उनकी रचनाएं सांस्कृतिक जागरण का संवाहक है। उनका यह लोक जागरण भाषा, भाव, विचार और अभिव्यक्ति के कला के क्षेत्र में प्रकट होता है। प्रस्तुत पद रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा संपादित विद्यापति पदावली से ली गई है। पाठ के प्रथम पद में प्रेम के विरह पक्ष का चित्रण हुआ है। कृष्ण के विरह की अत्यंत उत्कट इस व्यंजना में शास्त्रीयता और रूढ़ि से अलग लोक सुलभ मार्मिकता उभरती है। इसी कारण इस पद में लोकगीत की सी मधुरता भी प्रतीत होती है, जबकि दूसरे पद में रूप का वर्णन है। वसंत ऋतु में नायिका का रूप सौंदर्य कुछ इस तरह निखरता है कि उसकी सहेलियों या उसकी सहेलियों को उसकी सुंदरता अद्वितीय लगने लगती है, जिसकी कहीं कोई बराबरी नहीं है। प्रस्तुत गीत में राधा कृष्ण से मिलन की कामना लिए विरह में पागल है। वह सज धज कर कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में राह में आंखें बिछाए अपलक निहार रही है, लेकिन समय बीतता जाता है पर कृष्ण नहीं आते। ऐसे में नायिका अर्थात राधा को चंदन तीर की तरह चुभने लगता है और सौंदर्य को बढ़ाने वाले आभूषण भी उसे भार सा महसूस होने लगता है। नायिका की विवलता के बाद भी जब कृष्ण उससे सपने में भी नहीं मिलते तो कवि को गोकुल गिरधारी निर्मोही से लगने लगते हैं। वे कहते हैं कि मिलन के लिए आतुर नायिका विरह की वेदना से व्यथित होकर कदम के वृक्ष के नीचे अकेली खड़ी खड़ी कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रही है। वियोग की ज्वाला में उसका हृदय जल रहा है।
सूद बूद नहीं रहने से उसके शरीर पर के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए हैं, साड़ी मैली हो गई है। राधा की दशा देखकर उसकी सहेलियाँ या सखियाँ उद्धव से कहती है कि अब वह मथुरा जाकर कृष्ण से राधा की स्थिति से अवगत कराए। चांद के जैसी वदन वाली राधा कृष्ण के विरह में अब और नहीं जी सकेगी। यदि राधा मर गई तो उन्हें राधा का वध करने का पाप भी लगेगा। उनकी बातों को सुन कवि विद्यापति कहते हैं उन सखियों से, हे गुणवान स्त्रियाँ, ध्यान से मेरी बातों को सुनो। आज कृष्ण गोकुल पधारने वाले हैं, अतः तुम उनके आने के मार्ग में उनकी प्रतीक्षा करो। इस पद में कवि ने नायिका की स्थिति का बड़ा ही कारुणिक वर्णन किया है, जिसमें विरह की वेदना अपने चरम रूप में सामने आता है। क्लियर? अब इसके दूसरे पद हैं, तो उसमें देखें तो कहते हैं प्रस्तुत विद्यापति के दूसरे पद में नायिका राधा की शारीरिक सुंदरता का वर्णन उसकी सखियों के द्वारा हुआ है। कवि कहते हैं कि वसंत का ऋतु है, दक्षिण दिशा से आने वाली हवा धीरे धीरे अर्थात मंद मंद बह रही है, और उन्हें देखकर उनकी सखियां राधा से कहती है कि तुम्हें देखकर लगता है जैसे सपने में तेरा रूप सौंदर्य देखने के लिए मिला हो, अतः अपने चेहरे से थोड़ा अपने आंचल को हटा लो। सहेलियाँ फिर आगे कहती हैं कि तेरी काया सी कांति चांद में भी नहीं है। ईश्वर ने तुम्हें बड़े ही यत्न से बनाया है। भगवान ने चांद को सुंदर बनाने के लिए उसे चाहे कितना भी काटा छांटा हो, फिर भी तुम्हारी काया से उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। तुम्हारी आँखों की सुंदरता विश्व प्रसिद्ध उपमान कमल से भी बढ़कर है। इसी से कमल लज्जित होकर पुनः जल में जा छिपा है। आगे विद्यापति कहते हैं कि तुम्हारा यह रूप राशि लक्ष्मी के समान है। जैसे महाराजा शिव सिंह जो स्वयं भी सुंदर हैं, रानी लक्ष्मण के साथ रमन करते हैं, ठीक उसी तरह तुम्हारा रूप सौंदर्य भी महाराजा के उपयोग का है। क्लियर? तो ये थे 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित विद्यापति के 2 पद। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहें हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।